Hi everyone, guys. Good morning and welcome back to our channel Team Hassans. Guys, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स की मॉड्यूल 2 से, दैट इज आवर इंडियन इकोनॉमी। और हम इस बुक में आज सबसे पहला चैप्टर पिक करने लगे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइज, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एज वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में पास्ट में आए, उन्होंने काफी साल हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया। तो भाई उनके आने से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंट्री में बदल गई। What was the impact of their ruling on our country? उसी चीज को गाइज आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अलग अलग एरियाज पढ़ेंगे गाइज कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से ऐसे की एरियाज थे जो हमारी इकोनॉमी के जो उन्होंने इम्पैक्ट किए। बट बिफोर दैट हम उन एरियाज पर चलें गाइज, हमें पहले दो चीजों के बारे में पढ़ना होगा। नंबर वन, व्हाट वी नीड टू स्टडी इज, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वो हमारी कंट्री में क्यों आए, कि रीजन क्या था ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में आने का। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर वन, कब आए ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में, यानी कि ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। गाइज, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए when there was a battle of प्लासी, जब लड़ा गया 1757 में। ये एक लड़ाई, और इस लड़ाई के दौरान उनको मौका मिला एंड दे एंटर्ड आवर कंट्री। ठीक है गाइज, सेकेंडली, अब दिमाग में सोचने वाली बात है यार, क्यों आए ब्रिटिशर्स को, ऐसा हमारे देश में क्या दिख गया। कोई ना कोई रीजन गाइज, कोई ना कोई लॉजिक उनके दिमाग में होगा जिसने उन्हें हमारी कंट्री की तरफ खींचा। बात साफ है गाइज, पर्पस क्या था उनके आने का। द मेन पर्पस जो ब्रिटिशर्स को यहां लेकर आया वो हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेस को, हमारी कंट्री के रिसोर्सेस को देखकर अट्रैक्ट हुए। उनके दिमाग में एक चीज थी दैट दे वांटेड टू मेक आवर कंट्री एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर कौन होता है गाइस? फीडर मतलब जो किसी के लिए रिसोर्सेस देता है, जो किसी का घर भरता है। अब इंडियन इकोनॉमी फुल ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, मेटल, या हम वर्कर्स की बात करते हैं, लेबर्स की बात करते हैं, स्पाइसेस की बात करते हैं, भरा हुआ था। तभी तो आप लोगों ने सुना होगा ना, इंडिया को लोग क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते थे, बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ रिसोर्सेस। और गाइज, वही एक सबसे बड़ा रीजन क्यों ब्रिटिशर्स गॉट अट्रैक्टेड टू आवर इकोनॉमी। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आ सकता है, दो चीजें कवर अप कर दी हमने यहाँ। नंबर वन, कि कब आए ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में। दे एंटर्ड आवर कंट्री when there was a battle of Plassey was fought in 1757. And secondly, what was the reason, what was the purpose behind their entry into our country? The purpose was clear, they wanted to make our economy a feeder economy. ठीक है गाइस, आगे देखिए। अब नाउ अब हम एक चीज को पढ़ना चाहते हैं गाइस कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उस वक्त ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। क्या इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन उस वक्त अच्छी थी या इंडियन इकोनॉमी उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी। वी नीड टू लुक इनटू दैट। नंबर वन, आप देखोगे गाइस कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी दैट वाज अ प्रॉस्पेरस ग्रोइंग इकोनॉमी एट दैट टाइम पीरियड, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस दौरान इंडियन इकोनॉमी वाज फुल ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोइंग, सेल्फ रिलायंट, जिसको हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। नंबर वन। नंबर टू, इंडियन इकोनॉमी को लोग एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। एग्रेरियन का मतलब है जिस देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हम पढ़ रहे हैं गाइस कि हमारी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इनटू द एग्रीकल्चर, राइट। सो हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा देश जहां की मेजर पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, इसलिए हमारे देश को उस दौरान क्या कहा जाता था, एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तीसरा पॉइंट, उस दौरान इंडियन इकोनॉमी बहुत पॉपुलर थी फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, हमारे देश में सबसे फाइन क्वालिटी का मेटल वर्क मिलेगा, आपको स्टोन वर्क मिलेगा, सिल्क वर्क मिलेगा, टेक्सटाइल वर्क मिलेगा। हम वो पढ़ते हैं ना, जितने बढ़िया बढ़िया कैटेगरी के वो जो कारीगर थे, वो जो लेबर थी, उनका जो टैलेंट था, जो रिसोर्सेस थे, दैट वाज रियली रियली फाइन। जो क्राफ्टमैनशिप की जब हम बात करते हैं गाइस, वी हैड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप।
और उसने ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया हमारी कंट्री में आने के लिए। 3 चीजें हो गई गाइस। और चौथा रीजन फिर वही जो अभी हम पढ़ रहे थे कि क्या रीजन था, यानी कि व्हाट वाज द फीचर, ऐसी कौन सा फीचर था इंडियन इकोनॉमी का दैट इट अट्रैक्टेड ब्रिटिश रूल। वही चीज लिखिए गाइस, दे ट्रांसफॉर्म्ड आवर कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उनका विजन क्लियर था गाइस, उन्हें था कि हम फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहां से ब्रिटेन भेजेंगे, ब्रिटेन में फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे और उन फिनिश्ड गुड्स को हम वापस इंडिया में इंपोर्ट करेंगे और हायर रेट्स पर बेचेंगे। तो गाइस समझ आ रही है स्टोरी क्या है उनके दिमाग में? ये था उस वक्त की स्टोरी। डन है गाइस? आगे देखिए। अब आपने एक वर्ड सुना होगा गाइस पास्ट में, दैट इज नोन एज कॉलोनियलिज्म या फिर कॉलोनी बेस्ड रूल। अब 12th क्लास कॉलोनियलिज्म या कॉलोनी बेस्ड रूल का मतलब होता है कि जब एक डोमिनेंट कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है, that process, that scenario is known as a colony based rule. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स was a very powerful economy, they had a very powerful system, तो उन लोगों ने हमें politically and socially रूल करना शुरू कर दिया। राइट यानी कि उन्होंने हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, सोशल अफेयर्स में, इकोनॉमिकल अफेयर्स में हर तरीके से हमें डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इसलिए उनके रूल को एक नाम दे दिया गया कॉलोनियलिज्म। हम कहते थे ना उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म जो आपसे पूछा जा सकता है। अब गाइस समझने ना एक बात क्या है अगली, अगर आप ध्यान से देखोगे, हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में कब आए, क्यों आए, क्या सिनेरियो था उस वक्त इंडियन इकोनॉमी का, 3, और उनके रूल को बोलते क्या थे, कॉलोनियलिज्म। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो एरियाज जो ब्रिटिशर्स ने इंपैक्ट किए। तो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3 ऐसे मेजर एरियाज जो ब्रिटिशर्स ने जिन्हें बहुत बड़ा सेटबैक दिया। आपको पता है 3 चीजें। नंबर 1, अभी हम पढ़ रहे थे कि इंडिया को लोग एग्रेरियन इकोनॉमी कहते थे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो गाइस एक देश जो एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व है, वहीं उसी एरिया को ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंपैक्ट कर दिया, अटैक कर दिया। कैसे? आओ देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है कि क्यों हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो रुक गई। तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऐसा क्या कर दिया यार ब्रिटिशर्स ने कि उन्होंने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ ही रोक दी। अब गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बहुत ध्यान से देखना। रीजन नंबर 1 आप देखेंगे यहां, उसका नाम है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये पहला रीजन है कि क्यों हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट हो गया। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। आई होप आप लोगों ने पास्ट में जमींदार वर्ड सुना होगा। वो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड छोटे छोटे फार्मर्स के ऊपर रूल करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, उनसे टैक्सेस वसूलना। ब्रिटिशर्स ने भी सेम गेम खेली गाइस। ब्रिटिशर्स ने इंडियन बड़े बड़े जमींदार को अपने कंट्रोल में लिया, अपनी पावर में लिया, और इंडियन पीजेंट्री यानी कि इंडियन फार्मर्स के ऊपर उनको रूल करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए छोड़ दिया। और ये जमींदार बड़े चालाक, बड़े खड़ूस, इन लोगों ने क्या किया, इन जमींदार को ब्रिटिशर्स ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि भैया तुमने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना है, तुमने फार्मर्स के ऊपर रूल करना है, एंड योर जॉब इज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। टैक्सेस जिसका एक वर्ड है लगान, सुना होगा आपने, वो आमिर खान की एक मूवी भी आई थी, ऑस्कर विनिंग मूवी लगान। तो लगान मीन्स टैक्सेस। जमींदार को एक ड्यूटी दे दी कि आपने इन फार्मर्स के ऊपर रूल करना है और इनसे आपने हमें लगान यानी कि टैक्स कलेक्ट करके ऑन अ पर्टिकुलर डेट a particular amount you have to deposit that amount to us, to the colonial government। ये गेम थे ब्रिटिशर्स की गई जमींदार के साथ। अब जमींदार को क्लियरली बोल दिया गया था कि भैया ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ये फुलफिल करनी है। फेलिंग विच, अगर आप ये नहीं कर पाए तो हम आपको भी इन फार्मर्स की जगह उठाकर फेंक देंगे। तो गाइस
एक एग्रीकल्चरल सेक्टर जहां मेजर पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, वहां जमींदार आते हैं, जमींदार फार्मर को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे लेते हैं लगान यानी कि टैक्स। तो ये पहला रीजन है फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। समझ में आ गया बेटा? सेकंड चीज देखो बच्चे, अगला रीजन क्यों हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टैग्नेंट हो जाता है गाइस, उसका कारण है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब हम कमर्शियल वर्ड की बात करते हैं ना, देखो दो चीजें होती हैं। किसान जो खेती बाड़ी करता है, जो एग्रीकल्चर करता है, वो फूड क्रॉप्स उगाने के लिए करता है कि वो फूड क्रॉप उगाएगा, फूड क्रॉप को अपनी फैमिली के लिए भी रखेगा, फूड क्रॉप्स को आगे देगा, जिससे हमारी कंट्री की फूड खाने की जो नीड है वो पूरी हो रही है। लेकिन ब्रिटिशर्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इन लोगों ने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को फूड विजन से हटाकर कमर्शियल विजन पर ले गए। हम इसको कहते हैं दे कन्वर्टेड आवर एग्रीकल्चर फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप्स। अब जो फार्मर पहले वीट, राइस, पल्सेस, व्हाटएवर जो भी वो फूड क्रॉप उगा रहा था, जिससे उसकी सेल्फ कंजम्पशन भी पूरी हो रही थी, वो आगे भी क्रॉप्स बेच पाता था। आज उस फार्मर को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भाई तुम ऐसा करो, तुम लोग कैश क्रॉप्स उगाना शुरू कर दो। लाइक आई हैव गिवन दीस एग्जांपल्स, कॉटन, जूट, यू कैन सी हियर। ये उगाओ, इंडिगो, और इनको उगाकर आप हमें बेचो या आप हमें दो, हम आपको इसके बदले में पैसे भी एक्स्ट्रा देंगे, आप इकोनॉमिकली भी ग्रो कर जाएंगे। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ थॉट इन लोगों ने फार्मर्स के दिमाग में डाला। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, साउंड्स गुड, बढ़िया लग रहा है कि फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। बट द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज इन लोगों ने फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे हमारी इकोनॉमी को शिफ्ट कर दिया, फार्मर ने उगाना भी शुरू कर दिया। लेकिन दो प्रॉब्लम्स आ गई। पहली प्रॉब्लम, जिस इनकम की उम्मीद में इन लोगों ने वो कैश क्रॉप्स पर गए, वो इन्हें मिली ही नहीं उस लेवल की। सेकंड, जो ये फूड क्रॉप उगा रहे थे, आज ये कैश क्रॉप पर चले गए, तो एक इनकी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंपैक्ट हो रही है, बिकॉज यू आर नॉट ग्रोइंग फूड क्रॉप्स ऑन द सॉइल। इंडिगो इंपैक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और एक वक्त ऐसा आ गया कि कंट्री में अब खाने को भी अनाज नहीं है, इट लीड्स टू फेमाइन, भुखमरी। देश में ऐसा हाल हो गया। मतलब एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में ऐसा दिन आ गया आज कि हमारी कंट्री में फूड क्रॉप अवेलेबल नहीं। एंड ऑल थैंक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव कि उन्होंने अपने फायदे के लिए इंडियन इकोनॉमी को ये चीजें दी। बात समझ आती है गाइस? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्यों रुक गई ग्रोथ? नंबर वन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। नंबर टू, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को ही कमर्शियल कर दिया। थर्ड देखिए गाइस, आगे देखिए बेटा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, आउटपुट जनरेट करने की बात करें गाइस, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी नीड रिसोर्सेज। हमें चाहिए बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर्स, या फिर कोई और इरिगेशन, या कोई सीड्स, या कोई और ट्रैक्टर्स, मशीन, बहुत सारी चीजें चाहिए। और कुछ भी उस वक्त अवेलेबल नहीं था। ना एक कल्टीवेटर के पास कोई इंसेंटिव दिखता था फॉर फार्मिंग, और ना उसके पास कुछ रिसोर्सेज थे फॉर फार्मिंग। तो गाइस, ये एक और रीजन बन गया कि क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे 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 एग्रीकल्चरल सेक्टर में कम होने लगी। तीन रीजन कि जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तब आप क्या ग्रो करोगे, तब आपकी एफिशिएंसी, आपका आउटपुट इंपैक्ट करेगा। ठीक है बेटा जी। तीसरी चीज देखिए, अब आगे देखिए, फोर्थ, अब पार्टीशन। वी ऑल नो 1947 इंडिया पाकिस्तान बट गया, बहुत ही एक दुखद सिचुएशन वो वाली। लेकिन गाइस, इसका जो ह्यूमन बीइंग पर इंपैक्ट पड़ा वो तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। बिकॉज जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छा लैंड जिसके ऊपर हम कॉटन, जूट, ये सब ग्रो कर रहे थे, इट वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, ये वहां चला गया। तो गाइस, समझ रहे हो कितने सारे रीजंस होते हैं एक सेक्टर को इंपैक्ट करने के लिए। जो सेक्टर ग्रोइंग था, फ्लरिशिंग था, उनको इन सारे फैक्टर्स ने एक बड़ा सा सेटबैक दे दिया, and hence ultimately it becomes the reasons for the stagnation of agricultural sector।
ठीक है जी, तो यहां हमारा पहला एरिया खत्म हुआ। जो सेकेंड एरिया है जहां ब्रिटिशर्स ने इम्पैक्ट किया था उसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब गाइस देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स में पढ़ा इंडस्ट्री, क्राफ्टमैनशिप, लेबर, मेटल्स। ये वो इंडस्ट्री थी, ये वो एरिया था जिसके लिए हमारी कंट्री वाज वेल नोन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या इम्पैक्ट किया, क्या गेम खेली, इन्होंने इस एरिया पे सेकेंडली अटैक कर दिया। अब क्या रीजंस थे इसकी स्टैग्नेशन के लिए? नंबर 1, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। गाइस जरा ध्यान से सुनना, जब हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं इसका मतलब जिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हमारी कंट्री वाज पॉपुलर, ब्रिटिशर्स ने उसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद कर दिया, उन्हीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को शट डाउन कर दिया। उसका रीजन देखो गाइस, देयर वाज टू फोल्ड मोटिव। ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे कि ब्रिटिशर्स को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी कंट्री की बंद करनी पड़ी? देयर वर टू मोटिव। रीजन नंबर 1, ताकि उन्हें यहां हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल चीपर रेट पर मिल सके और वो रॉ मटेरियल वो चीपर रेट पर इंडिया से ब्रिटेन भेज सके। ये है पहला रीजन। रीजन नंबर 2, ताकि वो ब्रिटेन में जो फिनिश्ड गुड्स बनाए गए हैं यहाँ के रॉ मटेरियल से, उन फिनिश्ड गुड्स को उठाकर इंडिया में इंपोर्ट कर ले और हायर प्राइसेस पर इंडिया में बेचे। समझ आती है गाइस बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो टू फोल्ड मोटिव। रीजन नंबर 1, ताकि टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट्स, एंड सेकेंडली टू इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड टू सेल देम इन इंडिया एट हायर प्राइसेस। ये पहला रीजन है गाइस, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। नेक्स्ट, अब आगे देखोगे कि अब क्या हुआ कि जहां हम ये कह रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों हुआ। रीजन नंबर 2, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अगर एक तरफ ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद करा दिया, तो उनके बंद होने का अब कारण क्या है? What is the reason behind the decline of handicraft industry? अब गाइज हम बोल रहे हैं, रीजन हमने पढ़ लिया कि दो चीजें आ गई, अब उसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये कहता है गाइज, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जहां लाखों लोग काम कर रहे थे, आपने उस सेक्टर को बंद कर दिया, आपने उस एरिया को बंद कर दिया, सो ऑटोमेटिकली गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो बढ़नी ही बढ़नी थी। तो मैसिव लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब इंडियन इकोनॉमी में कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप इंडस्ट्रीज बंद कर चुके हैं, तो इंडियंस वर फोर्स्ड टू इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ध्यान से समझना गए। नंबर 1 हम कह रहे हैं कि इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बंद करने का इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या है? पहला, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बिकॉज लाखों लोग जो इन्वॉल्व थे इस सेक्टर में, नाउ दे आर अनएम्प्लॉयड, नाउ दे डू नॉट हैव एनी जॉब, एंड सेकेंडली दे वर फोर्स्ड टू इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स। तो ये दो चीजें हैं गाइस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आगे थर्ड इज कि अगर और रीजंस के ऊपर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टैग्नेशन के ऊपर, सो दैट वाज देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है गाइस? वो इंडस्ट्रीज जहां पर मशीन्स बनाई जाती, क्योंकि अगर किसी कंट्री में मशीन्स बनेंगी तो उन मशीन्स के थ्रू गुड्स बनेंगे। लेकिन अगर किसी कंट्री में मशीन्स ही नहीं बनेंगी गाइस, इफ देयर वर नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, तो मशीन नहीं बनेगी, और अगर मशीन नहीं बनेगी तो गुड्स नहीं बनेगी। So therefore Britishers shut down all the capital good industries, बंद कर दिया है इन्होंने। Fourth, contribution to the GDP was very low. Guys, GDP, gross domestic product, which is the money value of final goods and services produced in 1 year. जिस कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है, गुड्स ही नहीं बन रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई है, so guys I hope you can understand, तो उस कंट्री का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ऑटोमेटिकली वो भी क्या रहेगा गाइस? कम रहेगा। So the contribution to the GDP was very low, and at last there was a very limited role of public sector.
पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त पावर में नहीं थी, क्योंकि उनके पास इतने राइट्स नहीं थे, तो उसकी वजह से उनका जो रोल था, जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो बहुत कम था। तो उसको कहा गया देयर वाज अ लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यानी कि कुछ कुछ एरियाज में था भी, जैसे हम रेलवेज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो देयर रोल वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एरिया, दैट्स इट। तो गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वो रीजंस हैं जो हाईलाइट करते हैं कि क्या रीजंस थे फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो दो एरियाज हम कर चुके हैं। पहला एरिया हमने कौन सा किया? रीजंस बिहाइंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर हमने किया इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एरिया, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फॉरेन ट्रेड। कि फॉरेन ट्रेड के लिए स्टैग्नेशन क्यों हुई। लेकिन इससे पहले हम फॉरेन ट्रेड के ऊपर जाएं, आपको एक नई टर्म सीखनी होगी गाइस, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अभी आप आगे फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ का मतलब क्या होता है गाइस? हमेशा याद रखना, टी से टैरिफ, टी से टैक्स, इस तरीके से याद रखना। टैरिफ वो टैक्स होता है जो इंपोर्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, और डिस्क्रिमिनेटरी टर्म का मतलब होता है अनफेयर, बायस्ड। एंड ब्रिटिशर्स ने वो टैरिफ पॉलिसी लॉन्च कर दी जो अनबायस्ड, जो बायस्ड थी, सॉरी, राइट, जो ब्रिटिशर्स के फेवर में थी। गेटिंग माय पॉइंट? अब इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया यार, इस टैरिफ पॉलिसी में क्या चीजें थी? देखो गाइस, ये तीन की एरियाज है जो इन लोगों ने पिक किए। नंबर वन, देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मतलब है? जितना रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि वो ब्रिटेन जाना था, ब्रिटिशर्स को चाहिए था, वो सब ड्यूटी फ्री जाएगा, टैक्स फ्री जाएगा। सेकेंड, देयर वाज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जितना सामान ब्रिटिश इंडस्ट्री से इंडिया आएगा, वो भी ड्यूटी फ्री आएगा, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडस्ट्री से बनकर आ रहा है सामान, उनकी जगह से आ रहा है। लेकिन हैवी ड्यूटी वाज इंपोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। लेकिन अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट कहीं जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे कई बार, उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए गए। समझ रहे हो गाइस? आप उनका बायस्ड नेचर समझ रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो। अगर इंडिया से रॉ मटेरियल वो बाहर अपने लिए लेकर जा रहे हैं, तो वो ड्यूटी फ्री लेकर जा रहे हैं, टैक्स फ्री लेकर जा रहे हैं। वहां गुड्स बनाकर इंडिया में बेचने के लिए ला रहे हैं हायर रेट पर, उसको वो टैक्स फ्री ला रहे हैं। बस इंडियन हैंडीक्राफ्ट को ही वो हैवी टैक्सेस इंपोज करके जाने दे रहे हैं, सो दैट अपने आप लोग डिस्करेज हो जाए और इंडियन गुड्स बिके ही ना, और लोग मजबूरी में ब्रिटिश इंडस्ट्री के गुड्स को खरीदें। माइंड गेम। दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, यानी कि टैक्स पॉलिसी। डन है? अब आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ कि क्या रीजंस थे कि फॉरेन ट्रेड की जो ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट हो गई, क्यों रुक गई फॉरेन ट्रेड की ग्रोथ। रीजन नंबर वन, ये आप चैप्टर की स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड। आपने बहुत बार सुन ली है मेरे से लाइन कि उनके यहाँ आने का रीजन ही यही था, उनकी नजर ही इस चीज पर थी कि हम यहाँ के रॉ मटेरियल, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लेंगे, अपनी कंट्री में मशीन्स के थ्रू गुड्स बनाएंगे, एंड अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया में भी और बाकी जगह भी हम उन्हें हायर प्राइसेस पर बेचेंगे। तो ये पहला रीजन है हमारा फॉरेन ट्रेड क्यों इंपैक्ट हो गया। सेकेंड रीजन, दे फॉर्म्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ऑन आवर ट्रेड। मोनोपोली समझते हैं आप लोग? जब एक सिंगल सेलर होता है, जब एक ही बंदा पूरी की पूरी ट्रेड के ऊपर राज कर रहा होता है, और ब्रिटिशर्स ने वो मोनोपोली क्रिएट कर ली। बिकॉज देखो यार, दे वर इन पावर, उनके पास पावर थी, राइट थे, सिस्टम उनका था, वो एक हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, कॉलोनियलिज्म रूल चल रहा था, सो दे क्रिएटेड द मोनोपोली। उस मोनोपोली में उन्होंने क्या बोला, भाई जितना प्रोडक्शन इंडियन प्रोड्यूसर्स करेंगे, उन्होंने क्लियर कर दिया, मोर देन हाफ, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द प्रोडक्शन जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को बेचेंगे। बढ़िया है ना भाई? अपना रूल लगा दिया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स बनाएगा उसका 50% से ज्यादा, मोर देन हाफ इंडियन प्रोड्यूसर्स विल सेल दोस गुड्स टू द ब्रिटिश ओनली,
और जो बची हुई प्रोडक्शन होगी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बताएगी कि आप उसे कहां बेच सकते हैं। कंट्रीज के नाम दिए हैं लाइक चाइना, श्रीलंका, पर्सिया, इनको ही बेच सकते हैं। तो गाइस दिस इज द काइंड ऑफ मोनोपोली जो ब्रिटिशर्स ने उस वक्त क्रिएट कर ली। ये सेकंड रीजन है फॉरेन ट्रेड के लिए जो हम पढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट वन, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब क्योंकि हमारी कंट्री का मेजर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, हम फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं हायर रेट पर, तो भाई जो हमारा जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के पास ही तो जा रही है। हमारे रॉ मटेरियल भी जा रहे हैं, हमारा पैसा भी जा रहा है, हम तो खाली हो रहे हैं, हमारी तो पूरी वेल्थ ड्रेन आउट हो रही है। और ब्रिटिशर्स उस वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं और उस वेल्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फाइट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर उन्होंने कोई लड़ाई लड़नी है हमसे या किसी और कंट्री से, दे आर यूटिलाइजिंग दैट फंड उसके लिए, या फिर दे आर इंपोर्टिंग इनविजिबल आइटम, जिसे आप सर्विसेज कहते हैं। अलग अलग कंट्री से सर्विसेज को इंपोर्ट करने में उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस, फॉरेन ट्रेड की स्टैग्नेशन की जब आप बात करते हैं तो यही वो तीन रीजंस हैं जो हाईलाइट करते हैं दैट व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। परफेक्ट है, समझ आ गया। और हमने वो तीनों एरियाज कवर अप कर लिए हैं गाइस कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्यों स्टैग्नेंट किया, इंडस्ट्रीज को क्यों स्टैग्नेंट हुआ और फॉरेन ट्रेड क्यों स्टैग्नेंट हुआ। इन तीनों में से एक क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का डेफिनेटली आपसे पेपर में पूछा जाएगा। या तो पूरा कंप्लीट 4 या 5 मार्क्स में पूछ लेंगे या किसी एक पॉइंट को पिक करके पूछ लेंगे। सपोज एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ऑब्जेक्टिव या फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। What was the adverse effect of de-industrialization, ये पूछ सकते हैं। What was the twofold motive behind de-industrialization? So इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे, बट उसके लिए आपको ये इन डेप्थ कंटेंट पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे चलो। अब इस चैप्टर में एक चीज आएगी जो आप पढ़ेंगे जिसका नाम है डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जब हम अलग अलग फिल्टर, अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर किसी कंट्री को पढ़ते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे जेंडर के बेस पर पढ़ना, एजुकेशन के बेस पर पढ़ना, हेल्थ के बेस पर पढ़ना, उसको डेमोग्राफिक कहते हैं। तो अब इंडियन इकोनॉमी को डेमोग्राफिक वाइज पढ़ा जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंटर्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं। एक वर्ड का जिक्र यहां किया गया है जिसका नाम है सेंसस। आई होप गाइस यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड सेंसस। सेंसस सर्वे वो होता है जो हमारी कंट्री में हर 10 साल में एक बार हो रहा है। क्या है उसका मतलब? यू माइट हैव हर्ड कि जब हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में एक सर्वे करती है, उसको हम सेंसस सर्वे कहते हैं। और हमारी कंट्री में जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो था 1881 में, राइट। और यहां लिखा भी गया फ्रॉम दैट 1881 ऑनवर्ड सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 इयर्स। तो ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पहला सेंसस सर्वे कब हुआ और कितने टाइम पीरियड के बाद होता है। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1921। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि 1921 इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर क्यों था। 1921 को गाइस डिक्लेयर किया गया है एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों किया गया, क्या मतलब है इस ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का, आपको बताता हूं। गाइस 1921 से पहले और 1921 के बाद हमारी कंट्री के जो डेमोग्राफिक वाइज अगर हम पढ़े, स्पेशल डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन वाइज अगर हम पढ़े, तो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था इस ईयर के बाद। तो इसको आप यूं समझ लीजिए, आप पढ़ेंगे 1921 से पहले क्या था हमारी कंट्री में, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। डेथ रेट फ्लक्चुएट जरूर होता था, बट जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन था वो इट रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज मोर और लेस डेथ रेट उतना ही रहता था जितना बर्थ रेट था। लेकिन पोस्ट 1921 यानी कि आफ्टर 1921 हुआ क्या,
डेथ रेट डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा, हेल्थ सेक्टर जैसे जैसे इंप्रूव होने लगा। और इस रीजन से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हमेशा फिर बढ़ने लगी, क्योंकि जब डेथ रेट कम होने लगा, बर्थ रेट उसी मोमेंटम से, उसी पेस से बढ़ने लगा, डेथ रेट कम होने लगा, सो ऑटोमेटिकली जो हमारा राइज इन द पॉपुलेशन था वो होने लगा। और गाइज इसके बाद हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई, इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर बन गया, यानी कि दो तरीके की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गई। 1921 से पहले देयर वाज हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट, बट आफ्टर 1921 द बर्थ रेट वाज वेरी हाई एंड डेथ रेट कम होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो ये एक सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा। परफेक्ट, समझ आ गया? अब आगे देखो गाइस, अब हम लोगों ने पढ़ना क्या है कि अगर हम अलग अलग फिल्टर वाइज ये पढ़ें कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी डेमोग्राफिक वाइज। पहला फिल्टर है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमने अभी पहले भी सुना है गाइस कि उस दौरान ड्यूरिंग द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था दैट वाज रियली हाई, और वो डेटा भी आपको गाइस याद रखना पड़ेगा, दैट इज 48 and 44,000 रिस्पेक्टिवली फॉर बर्थ एंड डेथ रेट। ये हम कैटेगरी वाइज इंडियन इकोनॉमी के स्टेट को पढ़ रहे हैं। सेकेंडली हमने देखा कि जो लिटरेसी रेट था इट वाज वेरी लो। आप देखेंगे कि 16% से भी कम लिटरेसी रेट उस वक्त हमारी कंट्री में था। द रीजन इज क्लियर गाइस, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ें, उनके एडमिन को समझें, उनकी पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट करें, सो देयरफॉर द लिटरेसी रेट वाज वेरी लो। हेल्थ फैसिलिटीज की बात करते हैं, धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटीज अपडेट होना, इंप्रूव होना शुरू हुई, बट एट दैट टाइम हेल्थ फैसिलिटीज बहुत खराब थी। मैसिव पॉपुलेशन वाज अंडर द बैड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो मैक्सिमम जगहों पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं था, या फिर कई जगहों पर था तो वो इनएडिक्वेटली अवेलेबल था। तीसरा फिल्टर हो गया। चौथी कैटेगरी जब हम पढ़ते हैं गाइस, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है गाइस, जब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ होती है उस रेट को हम IMR कहते हैं। क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर खराब था, मदर की हेल्थ वाज नॉट गुड, फूड वाज नॉट अवेलेबल, गरीबी इतनी थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट इन अ गुड स्टेट, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था गाइस दैट वाज आल्सो वेरी हाई एट दैट टाइम पीरियड। मोरओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो। अब आप देखोगे ये जो 5th पॉइंट है ये हमारी हेल्थ फैसिलिटी से ही ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि अगर हम एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं कि इंडिविजुअल जितना रहेगा, दैट वाज वेरी वेरी लो। क्योंकि अगर हमें प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इलाज नहीं मिलेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडररेटेड रहेगा, तो डेफिनेटली गाइस वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के स्पैन को अफेक्ट करेगा। एंड द लास्ट वन इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी। डेटा ये कहता है गाइस उस दौरान गरीबी यानी कि पॉवर्टी वाज एक्सट्रीमली हाई, इतनी हाई कि दैट वी डू नॉट हैव इनफ डेटा कि हम उसे साबित भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इवन मेजर कैलकुलेट दैट। तो आप जब इन 6 पॉइंटर्स को पढ़ते हैं गाइस आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम इन अलग अलग डेमोग्राफिक, मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक मींस अलग अलग कैटेगरी वाइज व्हाट वाज द सिचुएशन। समझ आ गया गाइस? आगे चलें। अब हम लोग चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा लास्ट एरिया टू कवर अप, कि अगर हम इंफ्रा वाइज बात करें तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 1 हम बात करते हैं रोड नेटवर्क। हमें पता है गाइस रोड नेटवर्क उस लेवल पर डेवलप नहीं था। रोड नेटवर्क जरूरी था ब्रिटिशर्स की आर्मी को ट्रैवल करने के लिए, रॉ मटेरियल को ट्रांसलेट करने के लिए, बट रोड नेटवर्क वाज नॉट फुली डेवलप्ड, सिर्फ टू द एक्सटेंट जितना ब्रिटिशर्स की अपनी नीड को सफाइस करता था, फुलफिल करता। तो ये एक स्टेट है, एक्चुअल स्टेट है उस रोड नेटवर्क। रेलवेज,
गाइस ट्रस्ट मी, रेलवेज ऑनेस्टली एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स की तरफ से था। इन लोगों ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। इट वाज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन बाय देम, जहां इन लोगों ने एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन था वो बूस्ट अप हुआ। लोगों के लिए ट्रैवल करना लॉन्ग डिस्टेंसेस को आसान हो गया। कल्चरली अगर हम बात करें, अलग अलग रिलीजन के लोगों ने एक साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया, तो वो सोशली भी एक दूसरे के साथ लोग कनेक्ट होने लग गए। So railway was a very positive contribution made by them in 1850. अब आप अगर कम्युनिकेशन की बात करोगे, दैट रिलेट्स टू पोस्टल एंड टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, यहाँ इसकी इंप्रूवमेंट की गई, इसको लॉन्च किया गया, बट इट वाज रियली इनएडिक्वेट, क्योंकि ये सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करें, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से इसकी जो एडॉप्शन थी बाय मास वो नहीं हो पाई। ये आपको इसमें प्रिपेयर करना है। एंड लास्टली, जब आप एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं गाइस, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए दे टुक सेवरल इनिशिएटिव, दे ट्राई टू डेवलप दैट एयर ट्रांसपोर्ट। अगेन इट वाज नॉट अप टू द मार्क। वाटर ट्रांसपोर्ट में कोस्ट कैनाल बनाया गया, ओडिशा कोस्ट बनाया गया, ह्यूज बजट के साथ, बहुत कॉस्ट इंकर की गई, बट इट फेल्ड टू कम्पीट विद रेलवेज। एंड फाइनली इन लोगों ने इसको बंद कर दिया, बिकॉज रेलवे वॉज मच convenient, inexpensive and faster as compared to that water transport. तो गाइज, इस चैप्टर में से अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेट के बारे में क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है आपको सिर्फ किसी कोस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ जाए, रेलवेज के ऊपर आ जाए, दैट व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स रिलेटेड टू रेलवेज। तो ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। अब फाइनली हम चल रहे हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन के ऊपर। भाई, ब्रिटिशर्स ने इतना कुछ इम्पैक्ट कर दिया, हमारा एग्रीकल्चर हिला दिया, इंडस्ट्रीज हिला दी, हमारा फॉरेन ट्रेड हिला दिया, डेमोग्राफिक वाइज हमने इतनी चीजें पढ़ ली। लेकिन एक चीज अब जिसको हम सम अप करते हैं, हमने बहुत सारी चीजों को नेगेटिवली पढ़ा, अगर हम कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस कॉलोनियल गवर्नमेंट के देखते हैं गाइस, दैट एग्जामिनर माइट आस्क यू इन द एग्जाम। शुरू करते हैं गाइस। नंबर 1, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है गाइस कि कमर्शलाइजेशन से फार्मर फूड क्रॉप्स को छोड़कर कैश क्रॉप की तरफ गया, फेमाइन हुआ, प्रॉब्लम्स बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उस कमर्शलाइजेशन से हम सेल्फ सफिशिएंट भी हुए, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ने लग गई। जब हम कमर्शलाइज होते हैं तो हम चीजों को बेचते हैं बिकॉज वी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम, तो उससे जो हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन था वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ने लगा। सेकेंड पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बाय देम वाज इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने पढ़ा ना, रेलवेज वाज एन इंप्रूवमेंट, रोड नेटवर्क वाज अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर ये स्ट्रक्चर बने हैं तो इट हेल्प्ड अस अ लॉट। तो ट्रांसपोर्टेशन ने कहीं ना कहीं उस वक्त हमें एक बेस दिया है और वो एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है। मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ लेकर गए हैं। मॉनेटरी मतलब जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं, अर्लियर वी वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट फूड क्रॉप उगाओ, कंज्यूम करो और पेट भरो, बट थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी के इन्होंने विजन को चेंज किया कि रादर देन हम सिर्फ क्रॉप्स के बारे में बात करें, चीजों के बारे में बात करें, हमें थोड़ा सा मॉनेटरी टर्म्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। हमारे सिस्टम को बार्टर सिस्टम से ले जाकर मॉनेटरी सिस्टम की तरफ मोल्ड किया। एंड फाइनल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय देम वाज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आज जब हम एडमिन की बात करते हैं ना गाइस, फिर वो चाहे एक स्कूल है, हॉस्पिटल है, एक इंस्टीट्यूट है, एक सिनेमा हॉल है, हर जगह हमें एडमिन चाहिए। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की हम बात करते हैं गाइस, ये सेटअप, ये जो एक पूरे का पूरा हम एक सिस्टम की बात करते हैं, इट वाज द थिंग व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वेरी मच a positive contribution, a very good contribution by them. तो गाइज, इस पूरे चैप्टर की समरी में हम पढ़ चुके हैं कहां से ब्रिटिशर्स हमें एंट्री मिली उन्हें हमारी कंट्री में, देन व्हाई डिड दे एंटर्ड आवर कंट्री, फिर करते करते हम कॉलोनियलिज्म के ऊपर गए, एग्रीकल्चरल सिस्टम को पढ़ा, इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ा, एंड फॉरेन ट्रेड करने के बाद फाइनली हमने डेमोग्राफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कंक्लूड किया।
सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस हम जरूर एक डाउट सेशन रखेंगे जहां हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या और हम चीज़ों को, और कुछ आपके डाउट्स होंगे या क्या एग्जाम में और क्वेश्चंस आ सकते हैं. डेफिनेटली हम उन चीज़ों को कवर अप करेंगे आगे क्लास में. ऑलराइट गाइस, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.